इसके बाद देखो हिंदी में आपका जो स्वर संधि चल रही थी, स्वर संधि का जो अगला प्रकार है, इसका जो अगला भेद है वो आपका यण संधि। ठीक, दीर्घ संधि आपका हो गया है, गुण संधि आपका हो गया है, वृद्धि संधि आपका हो गया है, और स्वर संधि का जो चौथा प्रकार है वो है आपका यण संधि। और इसके बाद स्वर संधि का जो पांचवा प्रकार है वो क्या चलेगा, अयादि संधि। ठीक, तो फिर आपका स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका व्यंजन संधि और उसके बाद आपका विसर्ग संधि। आपके सिलेबस में वैसे स्वर संधि ही है, स्वर संधि के पांचों प्रकार आपने ध्यान रखने हैं। तो स्वर संधि का जो अगला प्रकार है वो अगला प्रकार कौन सा, आपका यण संधि। ठीक, आप समझना कि यण संधि को आपने कैसे सॉल्व करना है और यण संधि की पहचान क्या है, और यण संधि के जो शब्द होंगे उन शब्दों का आपने विग्रह कैसे करना है। ठीक, तो स्वर संधि का अगला प्रकार, चौथा जो प्रकार है वो आपका यण संधि। इससे पहले देखो आप अ और आ का योग सभी स्वरों से करवा चुके हैं। स्टार्टिंग में आपने दीर्घ संधि में अ और आ का योग अ और आ से करवाया था। उसके बाद गुण संधि में आपने अ और आ का योग छोटी और बड़ी से करवाया था, तो आपको जो विकार रूप मिला था वो ए का मिला था। फिर उसके बाद जब अ और आ का योग आपने छोटा ऊ और बड़ा ऊ से करवाया था तो उस केस में आपको ऊ मिला था। और फिर आपने इसी अ और आ का योग जब आपने री से करवाया था तो वहां पे आपको विकार रूप अर का मिला था। तो अ का योग आप अ से भी करवा चुके हैं, आ से भी करवा चुके हैं, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री से। फिर जब आपने वृद्धि संधि में जब अ और आ का योग जब आपने ए और ऐ से करवाया था तो आपको विकार रूप ऐ का मिला था। और उसी वृद्धि संधि में जब आपने अ और आ का योग ओ और औ से करवाया था तो आपको औ मिला था। यहां तक की क्लास हो चुकी थी। इसके बाद जो नई संधि है, स्वर संधि का जो चौथा प्रकार है वो आपका यण संधि। लेकिन अब जो आप योग करवाओगे अ और आ के बाद अगला जो योग होगा आपका छोटी और बड़ी का होगा। लेकिन छोटी और बड़ी का योग छोटी और बड़ी से आप करवा चुके हैं दीर्घ संधि में। जब पहले पद का अंतिम वर्ण छोटी या बड़ी योग कर रहा था दूसरे पद के पहले वर्ण छोटी और बड़ी से, तो उनके योग से आपको क्या मिल रहा था, बड़ी मिल रहा था। तो ये आप कहां करवा चुके हैं, दीर्घ संधि में। अब आपने क्या करना है, इस छोटी और बड़ी का योग बचे हुए अब जो स्वर हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि प्रत्येक स्वर अपने साथ साथ शेष बचे हुए 10 स्वरों के साथ भी योग करेगा। वही आपने क्या है, स्वर संधि में पढ़ना है। 11 स्वरों का योग 11 स्वरों से होगा। 121 तरीके के योग आपने कुल स्वर संधि में पढ़ने हैं। तो अब देखो, जब छोटी और बड़ी का योग मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण या तो छोटी हो या बड़ी हो, उसका योग आप किसके साथ करवाओगे, असमान स्वरों के साथ करवाओगे। असमान का मतलब क्या है, अब देखो क्योंकि छोटी और बड़ी का योग छोटी और बड़ी से आप करवा चुके हैं दीर्घ संधि में, तो अब छोटी और बड़ी का योग कितनों से बचा आपका, देखो हर स्वर का योग आपने 11 के साथ करवाना था। उन 11 में से छोटी और बड़ी का योग आप 2 से करवा चुके हैं, छोटी और बड़ी से। तो अब कितने स्वर और बचे, 9 स्वर और बचे। तो जब छोटी और बड़ी का योग असमान स्वरों के साथ होगा, मतलब 9 स्वरों के साथ होगा, तो उस केस में क्या होगा, इस छोटी और बड़ी के स्थान पर क्या आ जाएगा, य आ जाएगा। और मैंने आपको बोल रखा कि जब भी विकार रूप किसी व्यंजन वर्ण का होता है, बदलाव होकर कुछ व्यंजन वर्ण मिलता है, संधि बनने के बाद, जुड़ने के बाद कोई व्यंजन वर्ण मिलता है, तो मैंने आपको बोला वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्वर रहित होना चाहिए। तो जब छोटी और बड़ी का योग असमान स्वरों के साथ आप करवाओगे, असमान मैंने इसलिए लिखा क्योंकि छोटी और बड़ी का योग छोटी और बड़ी से आप करवा चुके हैं किसमें, दीर्घ संधि में। तो छोटी और बड़ी का योग कितनों के साथ और बचेगा, शेष बचे हुए 9 स्वरों के साथ और बचेगा, और वो क्या होंगे, असमान होंगे। तो जब उनके साथ योग होगा तो इस छोटी और बड़ी के स्थान पर क्या आ जाएगा, य आ जाएगा। और सामने से जो स्वर आ रहा होगा, दूसरे पद का पहला वर्ण जो स्वर होगा, इन 9 स्वरों में से जो भी स्वर होगा उस स्वर की इस य में क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। समझ पा रहे हैं। दूसरा, इसके बाद देखो आपने छोटाऊ और बड़ाऊ का योग भी छोटाऊ और बड़ाऊ से दीर्घ संधि में करवा दिया है। तो अब छोटाऊ और बड़ाऊ का योग भी कितनों के साथ बचेगा, 9 के साथ इनका योग और बचेगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक स्वर का योग आपने 11 स्वरों के साथ करवाना था। तो छोटाऊ का योग छोटाऊ से तो हो गया है, तो छोटाऊ का योग बड़ाऊ से भी हो गया है।
तो अब जो छोटाऊ का योग बचेगा वो शेष बचे हुए 9 स्वरों के साथ बचेगा, और बड़ाऊ का योग बड़ाऊ से आपने करवा दिया है, बड़ाऊ का योग छोटाऊ से भी आपने करवा दिया है, तो बड़ाऊ का योग भी शेष बचे हुए 9 स्वरों के साथ अभी आपका बचेगा। तो क्या होगा, जब आप छोटाऊ और बड़ाऊ का योग किससे करवाएंगे, असमान स्वरों से। असमान का मतलब बचे हुए स्वर जो होंगे, समान का मतलब यही होंगे छोटाऊ बड़ाऊ, असमान का मतलब इनके अलावा बचे हुए जो 9 स्वर होंगे असमान स्वर। तो जब इनके साथ आप छोटाऊ और बड़ाऊ का योग करवाओगे तो छोटाऊ और बड़ाऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, वह आदेश हो जाएगा। आदेश का मतलब उनकी जगह पे दूसरे वर्ण का आ जाना, और इस व में मात्रा किसकी लगेगी, दूसरे पद का पहला वर्ण जो भी स्वर होगा, यहां से जो भी असमान स्वर योग कर रहा होगा उसकी इसमें क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। कितना हो गया। और इसी में फिर आप किसका योग करवाएंगे, री का। जब आप री का योग किससे करवाएंगे, असमान के साथ। किसके साथ, असमान के साथ। जब री का योग असमान के साथ करवाएंगे तो यहां पे इस री के स्थान पर क्या आ जाएगा, र आ जाएगा। इस री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा, और इसमें भी सामने वाले की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। अब देखो री का योग री के साथ, आप सोच रहे होंगे कि री का योग री के साथ तो हमने पढ़ा ही नहीं, दीर्घ संधि में तो ये भी होना चाहिए था। लेकिन री का योग री से करवा के दीर्घ री मिलेगा, लेकिन वो दीर्घ री जो है वो हिंदी में नहीं प्रयुक्त होता है, वो किस में प्रयुक्त होता है, संस्कृत में प्रयुक्त होता है। इसीलिए री का योग जब आप असमान के साथ करवाएंगे, असमान स्वर के साथ करवाएंगे, तो इस री के स्थान पर क्या आ जाएगा, र आ जाएगा, और साथ में सामने वाले की इसमें क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। समझ गए। तो ये तो यण संधि के नियम रहे। अब इस यण संधि की पहचान, इस यण संधि की पहचान क्या है, इसको समझना है। अब यण संधि की पहचान क्या होगी, देखो एक तो आपको यो से पहले कोई क्या मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा, यो से पहले आधा वर्ण। दूसरा क्या मिलेगा, व से पहले आपको क्या मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, र से पहले आपको क्या मिलेगा, आधा वर्ण। मतलब यण संधि के कोई भी शब्द होंगे, उन शब्दों में आपने यो से पहले आपको क्या मिलेगा, आधा वर्ण, व से पहले आपको क्या मिलेगा, आधा वर्ण, र से पहले आपको क्या मिलेगा, आधा वर्ण, या फिर अगर आपको र से पहले आधा वर्ण नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, त्र मिलेगा। क्या, त्र। क्योंकि इस त्र का मतलब ही वो है, आपको र से पहले आधा वर्ण यहां पे भी दिखेगा। कैसे, ये त्र क्या है, आपका संयुक्त अक्षर है। इसका विग्रह करेंगे तो त और साथ में र, और फिर यहां पे स्वर किसका, अ का। अगर इस र में अ का स्वर लगा दूं तो र से पहले आधा क्या मिलेगा, आपका त। समझ रहे हैं। तो या तो आपको र से पहले आधा वर्ण मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा, त्र मिलेगा। तो ये क्या होगी, इसकी पहचान होगी। लेकिन देखो अब जो इसकी पहचान है और जो इसका विग्रह बनेगा, इसका विग्रह भी इसी तरीके से बनेगा। इसको विग्रह करने के तरीके होंगे, इसको विग्रह करने के भी नियम होंगे, संधि विच्छेद करने के, संधि विग्रह करने के इसके नियम होंगे। आप कैसे नियम करोगे, जरा सुनना। अगर आपको यो से पहले आधा मिलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस आधे वर्ण को आप पूरा लिख लेंगे। आधे वर्ण को पूरा लिखते हैं। आप क्या करोगे, इस आधे वर्ण को पूरा लिखोगे। जब इस आधे वर्ण को पूरा लिखोगे तो उसके बाद अगर वो यो से पहले आधा है तो उस आधे को पूरा लिखेंगे, व से पहले आधा है तो उस आधे को पूरा लिखेंगे, र से पहले आधा है तो फिर आधे को पूरा लिखेंगे। और पूरा लिखने के बाद उस वर्ण में वही मात्रा देंगे। अगर वो यो से पहले आधा होगा तो यो किस वजह से आता है, छोटी और बड़ी की वजह से, तो उस पूरे वर्ण में छोटी या बड़ी की मात्रा देंगे। अगर वो से पहले आधा होगा, आधे को तुम पूरा लिखोगे, आधे को तुम पहले पूरा लिख दोगे और पूरे में मात्रा बनाओगे। मात्रा किसकी बनाओगे, वो जिस वजह से आता है, वो किस वजह से आता है, छोटाऊ और बड़ाऊ की वजह से। र से पहले जो आधा वर्ण है उस आधे को पूरा लिख लोगे, और र किसकी वजह से आता है, री की वजह से, और उस पूरे वर्ण में मात्रा किसकी होगी, री की होगी। अभी जब हम इसके शब्दों को देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस यण संधि के जो शब्द हैं, इसका एक शब्द आपने लिखना है। जैसे एक शब्द है प्रत्येक, इसमें एक शब्द है प्रत्येक, और इस शब्द का आपने क्या करना है, विग्रह। जब इस प्रत्येक शब्द का आप विग्रह करेंगे तो अभी सुनना ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला। सबसे पहले देखो यहां पे यो से पहले आधा वर्ण आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यण संधि की जो पहचान होती है वो यो से पहले आधा,
व से पहले आधा, र से पहले आधा, या फिर क्या होता है, त्र होता है। तो इसमें इस प्रत्येक शब्द में आपको पहचान दिख रही है यण संधि की, क्योंकि इसमें य से पहले आधा कौन सा है, त। तो मैंने आपको बोला कि पहले इस आधे वर्ण को पूरा लिखना है। तो आधे वर्ण को जब आप पूरा लिखेंगे तो ये क्या होगा, प्रथ होगा। अब उसके बाद देखो आपके पास इसमें य है, वो है या रो है, आपके पास इसमें य है। और यण संधि में य कैसे आदेश होता है, किसकी जगह पे आदेश होता है, छोटी या बड़ी की जगह पे। कैसे देखो, क्योंकि पहले पद का अंतिम वर्ण जब छोटी या बड़ी होगा तो उसी छोटी या बड़ी की जगह पे तो क्या आएगा, यो आदेश होगा। और यो स्वर किससे लेगा, आगे वाले से। यो स्वर किससे लेगा, आगे वाले से। तो कहने का मतलब यह है कि पहले पद का अंतिम वर्ण छोटी या बड़ी होना चाहिए। तो यो किस वजह से आता है, यो किस वजह से आदेश होता है, किसकी जगह पे आदेश होता है, छोटी या बड़ी की जगह पे। और छोटी या बड़ी कहां होता है यण संधि में, पहले पद का अंतिम वर्ण। तो इस तो में जो स्वर मिलेगा या तो छोटी का मिलेगा या बड़ी का मिलेगा। तो प्रति होता है या प्रति होता है, प्रति होता है। तो इसमें छोटी का स्वर मिला, प्रति योग। अब देखो मैंने आपको बोला कि यहां पे जो ई होगा उस ई की जगह पे तो यो आदेश होगा। पहले पद का अंतिम वर्ण जो छोटी होगा उस छोटी की जगह पे तो यो आदेश होगा। और यो स्वर, यो क्या है, व्यंजन है। व्यंजन है तो स्वर रहित होगा। और स्वर कहां से लेगा, आगे वाले से, मतलब दूसरे पद के पहले वर्ण से। और दूसरे पद के पहले वर्ण में जो स्वर होगा वही स्वर किसके ऊपर लगा होगा, यो के ऊपर। तो यो के ऊपर यहां स्वर क्या दिख रहा है, ए का। तो क्या होगा, प्रति योग एक होगा। अब इसका हम विग्रह करेंगे तो यहां पे देखो प्र, तो इसका मतलब प्र क्या होगा, आधा। र क्या होगा, आधा। र में स्वर किसका होगा, अ का। फिर क्या होगा, त में स्वर किसका होगा, छोटी का। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया, छोटी। योग किससे करेगा, ए से। और यहां पे क और क में स्वर किसका है, अ का। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, ए। तो ई के स्थान पर यहां पे क्या आदेश हो जाएगा, य। और ई में बाद में स्वर किसका मिल जाएगा, ए का। तो अब यहां से प आधा है, र पूरा है, क्योंकि र में स्वर अ का है। तो ये हो गया प्र। क्योंकि मैंने आपको बोल रखा था ऐसे में ऊपर वाला वर्ण क्या होता है, आधा, और नीचे वाला वर्ण क्या होता है, पूरा। इस त में यो का स्वर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यो तो खुद आधा है। तो आधा ही रहेगा। और यो कहां से स्वर लेगा, ए से। तो ये क्या हो गया, ये। और साथ में क में ओ का स्वर तो क्या होगा, प्रत्यय। प्रति योग एक। समझ गए। उसके बाद देखो इसका जो अगला शब्द है वह आपका स्वल्प। एक शब्द है आपका स्वल्प। स्वल्प। अब इस शब्द का आपने विग्रह कैसे करना है, स्वल्प शब्द का। अब जरा इसको समझना। सबसे पहले देखो इसमें प से पहले भी आधा है और व से पहले भी आधा है। लेकिन यण संधि की पहचान में प से पहले आधा थोड़ी था। या तो य से पहले आधा, या व से पहले आधा, या र से पहले आधा, या फिर त्र। तो जो आधा वर्ण है सबसे पहले उसको पूरा लिखना है। तो आधा वर्ण यहां स है तो इसको पूरा लिखेंगे। तो ये हो गया। अब देखो आपके पास यहां पे मिला क्या है, उसके बाद पूरा वर्ण कौन सा आपके पास, व। पूरा वर्ण क्या है आपके पास, व। जब पूरा वर्ण व है तो व कैसे आता है यण संधि में, यण संधि में जो व आता है वो छोटाऊ या बड़ाऊ के स्थान पर आता है। तो इसका मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण या तो छोटाऊ होगा या बड़ाऊ होगा। उस छोटाऊ और बड़ाऊ के स्थान पर क्या आदेश हुआ होगा, वो आदेश हुआ होगा। और व में स्वर किससे मिला होगा, आगे वाले से। क्योंकि वह तो व्यंजन है, आदेश होके आएगा, संधि बन के आएगा तो व्यंजन तो स्वर रहित होता है। तो अब जो वह आदेश हुआ है वो पहले पद के अंतिम वर्ण छोटाऊ या बड़ाऊ से हुआ है। तो सु नहीं होगा, यहां पे सु होगा। तो क्या होगा, सु योग। अब व में स्वर क्यों, क्योंकि इस ऊ की जगह तो वो आ जाएगा ना, ऊ की जगह वो आएगा। और वो क्या है, व्यंजन है। व्यंजन है तो स्वर रहित होगा। स्वर किससे लिया होगा, आगे से। तो अब देखो वो में स्वर किसका है, वो में स्वर किसका है, अ का। तो अ का स्वर इसने आगे से लिया होगा। तो क्या होगा, अल्प। तो सुयोग अल्प। ठीक, कैसे, ये स होगा, स में स्वर किसका, ऊ का। फिर क्या है, अ। फिर क्या है, आधा ल। फिर क्या है, प। और प में स्वर किसका है, अ का। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया, छोटाऊ। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो गया, अ। तो इस छोटाऊ की जगह क्या आ जाएगा, व। और वह स्वर किससे लेगा, अ से। तो यहां पे देखो 100 आधा रह गया। 100 आधा रह गया, वह स्वर क्यों देगा, वो तो आगे से स्वर ले रहा है, वो तो खुद आधा है। तो 100 को आधा लिखोगे, वो ने अ से स्वर लिया, वह हो गया। ये ल आधा है, प ने अ से स्वर लिया तो प हो गया। क्या हो गया, स्वल। समझ रहे हैं। उसके बाद देखो इसमें एक शब्द है मात्रार्थ। एक शब्द है इसमें मात्रार्थ।
अब जो शब्द है इसमें मात्रार्थ, ये आपका एक शब्द है मात्रार्थ। अब इसमें देखो कैसे आपने इसका विग्रह करना है। तो सबसे पहले तो इसमें आपने देखना पड़ेगा कि आधा वर्ण कहां है। मैंने आपको बोला था या तो र से पहले आधा होगा या त्र होगा। और अगर आप संयुक्त अक्षर त्र का विग्रह करेंगे तो त और साथ में इसमें र और इसमें स्वर किसका, अ का। अगर र अ से स्वर ले लेगा तो इसका मतलब त यहां पे क्या है, आधा। तो यहां पे क्या है, आधा। तो मैंने बोला कि इसी त को आपने क्या करना है, पूरा लिखना है। इसी त को आपने क्या लिखना है, पूरा। तो त को पूरा लिखोगे तो यहां क्या होगा, मात होगा। अब देखो यहां ध्यान से सुनना, जब उस त को आपने पूरा लिख लिया और साथ में आपके पास वहां पे पूरा वर्ण क्या मिलेगा, र मिलेगा। पूरा वर्ण क्या मिलेगा, र मिलेगा। और र में स्वर किसका लगा है, अ का। और र किस वजह से आया होगा, यण संधि में र किस वजह से आता है, बोलो। जब री का योग आप किससे करवाते हैं, असमान से करवाते हैं। तो इसका मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, री होगा। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, री होगा। तो इसमें स्वर किसका लगेगा, री का। मातृ योग, योग। अब इस री के स्थान पर यहां पे क्या आदेश हुआ होगा, र आदेश हुआ होगा। और र में स्वर किसका देख रहे हो यहां पे, अ का। मात्र त्र का मतलब त आधा और र पूरा। और र में स्वर किसका देख रहे हो, अ का। तो ये क्या हो जाएगा, अर्थ। तो मातृ योग अर्थ। ठीक, कैसे, इस म में स्वर किसका लगा, आ का। फिर ये त्र है, तो में स्वर किसका लगा, री का। और यहां पे क्या है, अ। फिर यहां पे क्या है, र। फिर यहां पे क्या है, थ। और थ में स्वर किसका, अ का। तो पहले पद का अंतिम वर्ण जो होगा वो क्या होगा, री होगा। वो योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण किससे, अ से। तो री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, र। और इसमें स्वर किसका मिलेगा, अ का। तो अब क्या होगा, इस म में आ का स्वर मिला, क्या हो गया, मां। ये त क्या है, आधा। ये तो क्या है, आधा। ये र क्या है, आधा। और ये अ है। तो त आधा, र आधा और अ पूरा। तो क्या होता है, त्र, मात्र। और साथ में ये र थ से स्वर तो लेगा नहीं, थ तो खुद आधा है, थ तो अ से स्वर ले लेगा। और र आधा है तो इसके ऊपर बैठ जाएगा, क्या होगा, मात्र। समझ गए। इसके बाद देखो इसमें जो शब्द है यण संधि के शब्द, एक शब्द है इसमें अन्वय, एक शब्द है इसमें अन्वय। अब इस अन्वय शब्द का अगर आपने विग्रह करना है तो इस अन्वय शब्द का विग्रह आप कैसे करेंगे, जरा सुनना। सबसे पहले मुझे इसमें यह बताओ कि आधा वर्ण कौन सा है। इसमें जो आधा वर्ण है वो म से पहले, व से पहले आधा है। और व से पहले जो आधा है वो कौन सा आधा है, न आधा है। तो मैंने आपको बोला कि उस आधे वर्ण को पहले पूरा लिख लो, क्या होगा, अन। उसके बाद पूरा वर्ण आपके पास क्या है, वो ना, वहां पे पूरा वर्ण आपके पास क्या है, वो। और वो आदेश हुआ है। जब वो आदेश हुआ है तो वो किसकी जगह पे आदेश होता है, छोटाऊ या बड़ाऊ की जगह पे। और वो आदेश हुआ होगा तो वो क्या होगा, स्वर रहित होगा। इसमें स्वर नहीं रहा होगा, लेकिन इसने स्वर तो आगे से लिया है। और वो ने किसका स्वर लिया है, अ का स्वर लिया है। मतलब दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा, अ होगा। और पहले पद का अंतिम वर्ण छोटाऊ या बड़ाऊ होगा। तो क्या होगा, अनुयोग, व में स्वर किसका है, अ का। तो अनुयोग अय होगा। ये अ हो गया। इस नौ में जो स्वर है वो किसका है, छोटाऊ का। फिर आपका क्या हो गया, अ हो गया। और इस य में जो स्वर है वो किसका है, अ का। पहले पद का अंतिम वर्ण उ, दूसरे पद का पहला वर्ण अ। उ किस में आदेश होगा, व में। और स्वर किसका मिलेगा इसमें, अ का। तो ये क्या होगा, अ, न आधा है तो आधा ही रहेगा। व में अ का स्वर तो व, और य में अ का स्वर क्या होगा, अन्वय। समझ रहे हैं। इसी के बाद देखो इसमें शब्द है अत्यल्प, एक शब्द है इसमें अत्यल्प। अत्यल्प एक शब्द है। अब इसमें देखो आपको प से पहले भी आधा दिख रहा है, य से पहले भी आधा दिख रहा है। लेकिन प से पहले आधा ऐसा तो कोई यण संधि की पहचान नहीं है। पहचान क्या है, य से पहले आधा। मैंने आपको बोला कि पहले आधे को पूरा लिखो। ठीक, अब ध्यान सुनना, पहले आधे वर्ण को पूरा लिखो। आधे वर्ण को पूरा लिखोगे तो अब यण संधि में य किस वजह से आता है, यण संधि में य छोटी या बड़ी की वजह से आता है। तो इसमें क्या लगेगी, छोटी, अति योग। अब य में स्वर किसका है, अ का। फिर आधा ल और फिर प। तो अति योग अल्प हो जाएगा।
ऐसे ही देखो, इसमें जो अगला शब्द है वो है आपका अन्वित। अन्वित एक शब्द है, अन्वित। अन्वित एक शब्द है। अब सबसे पहले देखो, इसमें आधा वर्ण, आधा वर्ण कौन सा है? न। आधा वर्ण कौन सा है? न। जब आधा वर्ण न है तो उसको पूरा लिखो, क्या होगा? अन। अब मुझे बताओ, इसमें पहचान किसकी है और वो की? पहचान किसकी है और वो की? वो किस वजह से आदेश होता है? छोटा हो या बड़ा हो की वजह से। छोटा हो या बड़ा हो की वजह से। तो इसमें क्या हो गया? अनु, योग। अब ध्यान से सुनना, यहां पे वो में ओ का स्वर नहीं बोलोगे, यहां में वो में किसका स्वर है? ई का स्वर है। वो में किसका स्वर है? ई का स्वर है। तो इसका मतलब दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा? ई होगा। तो अनुयोग इत, अनुयोग इत। क्यों? समझ में आया? क्यों? देखो, ये हो गया आपका अ, ये हो गया आपका न। न में स्वर किसका? ऊ का। फिर क्या है यहाँ पे? ई। फिर क्या है यहाँ पे? त। और त में स्वर किसका? ओ का। पहले पद का अंतिम वर्ण ऊ, दूसरे पद का पहला वर्ण ई। ऊ की जगह पे क्या आदेश होगा? व। और व में स्वर किसका मिलेगा? ई का। अब क्या होगा? ये अ आपका अ ही रहेगा। ये न व से स्वर लेगा नहीं, तो न तो क्या होगा? स्वर रहित है, तो इसको हम आधा लिखेंगे अन। और व ने किससे स्वर लिया? ई से, तो इसको भी अपने साथ ले जाएगा, तो ये क्या होगा? अन्वित। समझ गए? ठीक है। इसके बाद देखो, इसमें जो अगला शब्द है वो व्यास। एक शब्द है इसमें व्यास, एक शब्द है इसमें न्याय, एक शब्द है इसमें व्यास, ये एक शब्द है। अब इस शब्द का विग्रह कैसे होगा? जब व्यास शब्द का आपने विग्रह करना है तो व्यास शब्द में देखो, आपको पहचान दिख रही है, यो से पहले आधा, और यो से पहले क्या आधा है? वो आधा है। मैंने बोला इस वो को क्या कर लेना है? पूरा लिखना है। जब वो को आपने पूरा लिखा तो उसके बाद यहां पे विकार रूप, मतलब बदलाव जो है वो किसका मिल रहा है? यो का मिल रहा है। और यो में स्वर किसका दिख रहा है? आ का दिख रहा है। तो यो में आ का स्वर मिल रहा है, तो दूसरे पद का पहला वर्ण तो आ होना चाहिए। और यो किस वजह से आता है? छोटी या बड़ी की वजह से। तो क्या होगा? वी योग। और यो में स्वर किसका है? आ का। तो क्या होगा? वी योग आस। समझ रहे? इसमें देखो, एक शब्द और है, इसमें जो शब्द है वो क्या है? न्याय। अब इस न्याय शब्द का विग्रह कैसे हो जाएगा? नियोग आय, नियोग आय हो जाएगा। न्याय शब्द का विग्रह नियोग आय। वैसे ही देखो, इसमें एक शब्द है अध्यक्ष। अध्यक्ष एक शब्द है, अध्यक्ष। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैंने बोला आधे वर्ण को पूरा लिखना है। जब आधे वर्ण को पूरा लिखना है तो अध हो गया। लेकिन यहां पे जो विकार रूप मिल रहा है वो विकार रूप किसका मिल रहा है? विकार रूप किसका मिल रहा है? बोलो। अरे विकार रूप, अध्यक्ष में विकार रूप किसका मिलेगा? यो का। साफ साफ दिख रहा है इसमें ना, विकार रूप यो का मिल रहा है। तो विकार रूप अगर यो का मिल रहा है तो यो किस वजह से आता है? छोटी या बड़ी की वजह से। तो इसमें स्वर किसका जाएगा? छोटी का। तो अधि योग। और यो में स्वर किसका है? अ का। यो में स्वर किसका है? अ का। और साथ में क्या है? छ। तो अधियोग अक्ष, अधियोग अक्ष। समझ रहे हैं? तो क्या होगा? अध्यक्ष। तो अधियोग अक्ष। ठीक। अब देखो, इसके बाद जो अगला शब्द है वो मनवंतर। अगला जो शब्द है मनवंतर। इस मनवंतर शब्द का आपने विग्रह करना है। तो मनवंतर शब्द का जो विग्रह होगा वो कैसे होगा? बताओ। मनुयोग अंतर, मनुयोग अंतर। ठीक है। उसके बाद इसमें अगला शब्द है साध्वाचरण। एक शब्द है साध्वाचरण। साध्वाचरण कैसे होगा इसका विग्रह? हाँ, सबसे पहले आधे वर्ण को पूरा लिखना है। आधे वर्ण को पूरा लिखा तो ध हो गया। वो आया है, वो किस वजह से आता है? छोटा हो या बड़ा हो की वजह से। तो इसमें स्वर किसका लगेगा? छोटा हो का। तो क्या होगा? साधु योग। वो में स्वर किसका है? आ का। तो क्या होगा? आचरण। साधु योग आचरण। ठीक। इसमें एक शब्द है माधवरी। माधवरी एक शब्द है। माधवरी। ठीक है। तो माधवरी जो शब्द है, मधवरी, सॉरी, मधवरी एक शब्द है, माधवरी नहीं, मधवरी एक शब्द है। मधवरी कैसे होगा इसका विग्रह?
सबसे पहले आधे वर्ण को पूरा लिखेंगे तो आधा वर्ण क्या है ध, इसको पूरा लिख दिया और साथ में वो आदेश हुआ है, वो किस वजह से आता है, छोटा हो या बड़ा हो की वजह से, तो क्या होगा मधुयोग। अब वो में स्वर किसका है, अ का, और साथ में र में ई का स्वर, तो मधुयोग अरि। ठीक है, इसमें शब्द है मात्राज्ञा, इसमें एक शब्द है मात्राज्ञा, मात्राज्ञा मतलब माता की आज्ञा, मात्राज्ञा। अब कैसे होगा, मात्राज्ञा को कैसे करोगे, क्या होगा। अब सबसे पहले देखो इसमें त्र है, त्र का मतलब क्या होता है, त्र एक संयुक्त अक्षर है, इसमें त, इसमें र और इसमें स्वर किसका, अ का। अब र में अ का स्वर दे देंगे तो इसका मतलब र से पहले आधा क्या है, त आधा है, तो त को आपने पूरा लिखना है, तो क्या होगा मात ना। इसका मतलब अब र भी आधा है क्योंकि आदेश हो क्या आया होगा और स्वर किसने लिया होगा, इससे आगे से स्वर लिया होगा। लेकिन यहां मात्र त्र नहीं है, त्रा है, इसका मतलब र ने स्वर किसका लिया है, आ का, तो दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा, आ होगा। और यहां पे विकार आदेश जो हुआ है वो र हुआ है, और र किसकी जगह आदेश होता है, री की जगह, तो इसमें स्वर किसका होगा, री का। ठीक, तो मातृ योग, अब र में स्वर किसका है, आ का, तो क्या होगा मातृ योग आज्ञा होगा। कैसे, इस म में किसका स्वर है, आ का, फिर यहां पे क्या है त, और त में स्वर किसका है, री का, ये योग किससे करेगा, आ से। फिर यहां ज्यों है, ज्यों कैसे लिखते हैं, ज यो और साथ में अ, और लेकिन स्वर किसका है, आ का। ठीक है, अब पहले पद का अंतिम वर्ण री, दूसरे पद का पहला वर्ण आ, तो री की जगह पे क्या आदेश होता है, र, और सामने से क्या लेता है वो स्वर, तो क्या होगा म आ का स्वर क्या होगा, मा, त र और आ, त र और आ, तो क्या होगा त्रा, और साथ में ज य और आ, तो क्या होगा ज्ञा, तो क्या होगा मात्राज्ञा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, यण संधि, और इसके बाद स्वर संधि का लास्ट रूप आपका क्या होगा, अयाधि संधि। ठीक।